सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। क्या भारत एक बार फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो गया है? क्या भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फिर कोई साजिश तैयार कर रहा है? भारत अपनी दिफाई ज़रूरियात से ज़ायद हथियार क्यों खरीद रहा है? भारत का अपनी जंगी ज़रूरियात से बढ़कर असला खरीदने के पीछे आखिर मकासद क्या है? भारत की तरफ से हथियारों का हसूल खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को ख़राब कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहिशमंद रहा है, मगर भारत की जानिब से हमेशा कोई ना कोई साजिशी ड्रामा करके पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। पहले ही मोदी सरकार की पॉलिसीज़ ने भारत में बसने वाली 50 करोड़ से ज़्यादा अक़लियतों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। भारतीय सरकार के जारी जो जुल्म सितम है उसने जमहूरी दावों की कलाई खोल के रख दी। अब भारत में आज आप देखिए कि अक़लियतें खुद को गैर महफूज महसूस करती हैं और दूसरी जानिब भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इस मकसद के लिए उसने अब तक वहाँ मुस्तकिल जो आबादकारी है उनके लिए 32 लाख गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल भी जारी कर दिए हैं। अच्छा, भारत की जो काबिज अफवाज है उसने दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जुल्म की ये दास्तानें आखिर कब तक जारी रहेंगी? हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, इसका जवाब जानना चाहता है। आखिर कब तक भारत अपनी जाल साजियाँ रचाकर खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचाता रहेगा? इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में जो मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाती हूँ। कश्मीर से मेरे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट नईमा। बहुत शुक्रिया नईमा आपके वक्त के लिए। भारत से मेरे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब वार्म वेलकम। और पाकिस्तान से कर्नल रिटायर्ड फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं नईमा आपकी तरफ आना चाहूँगी। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो हमेशा से बेनकाब हो रही हैं। अब एक कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिद है, उनकी नेपाल में गुमशुदगी में जो भारतीय खुफिया एजेंसीज हैं उनका हाथ सामने आया है। नेपाली जो तहकीकात हैं उनके मुताबिक भारतीय बाशिंदे जो हैं वो कर्नल साहब को लापता करने में मुलव्विस हैं। अब उनका अगवा जिनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत से बार बार राब्ता करने पे भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। क्या समझ आ रही है आपको नईमा? जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि देखिए, तो 2014 के बाद से अगर आप भारत में देखेंगे तो एक पूरा शिफ्ट है पॉलिटिक्स में। जो वहाँ की सियासत है जो पहले तक कुछ डिफरेंट थी, 2014 के बाद से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उसके बाद से पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है। वो चाहे आप अंदरूनी सूरत हाल देखेंगे भारत की या एक्सटर्नल जो उनकी खारजा पॉलिसी है उसमें काफ़ी शिफ्ट है। लेकिन हम समझते हैं कि बार बार जो कोशिशें भी की जा रही हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, अभी हाल ही में आपने देखा सीज़ फायर एग्रीमेंट भी हो गया, तो अक्सर ये जो उम्मीद हमारी बन जाती है कि दोनों मुल्क जो है इनके बीच में जो सबसे बड़ा मसला है जो कश्मीर का, अगर उसको ये हल करेंगे तो इनके सारे मसाइल जो हैं एक साथ हल हो जाएंगे। फिर ना इन्हें ज़्यादा हथियार खरीदना पड़ेगा, ना एक दूसरे की बराबरी के लिए इनको दूसरे मुल्कों का साथ लेना पड़ेगा, और अंदर जो मुल्क में जो गुर्बत इतनी है उस पर तवज्जो मरकूज होगी, तालीम पे मरकूज होगी, सेहत पे मरकूज होगी। लेकिन आपने देखा कि जो भारत की इस वक्त की जो पॉलिसी है वो एक तरह से लग रहा है कि चौधराहट टाइप की पॉलिसी है कि भाई आपको कंट्रोल करना है, आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको कश्मीर जिसको आपने आर्टिकल 370 के तहत एक खसूसी पोजीशन दी है उसको आप हथिया रहे हैं। तो इस तरह की जो हर में जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है, जाहिर है कि आलमी सतह पे भारत की बड़ी इमेज ख़राब हो रही है और भारत जो अच्छा खासा बड़ा सेकुलर मुल्क कहलाया जाता था उसकी छवि जो है बहुत मुतासिर हुई है और इस वजह से पूरा साउथ एशिया है इसकी लपेट में आ रहा है, उस पर असर पड़ रहा है और बाकी सारे ममालिक जो है वो इस वक्त लग रहा है कि एक खौफ की सूरत में है कि साउथ एशिया में क्या होने जा रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है बहुत बुरा है और इसकी जद में हर कोई आ रहा है और हर कोई परेशान हाल। सही। अच्छा, आपकी तरफ आऊँगी कर्नल फारूक, कैसे देख रहे हैं भारत अपनी दिफाई ज़रूरत है ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हथियार खरीद रहा है, इतना पैसा हथियार पर लगा रहा है, अपने अंदर जो गुर्बत है मसाइल है उनको हल करने पर अगर भारत पैसा लगाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जो है अब दोबारा ये जो भारत है ये कोई पुलवामा जैसा ड्रामा करने की तैयारियाँ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जी कर्नल सर।
ड्रामा तो ये शुरू से करते आ रहे हैं और हमारी 73 साल जब से ज़िंदगी बनी है, जब से मार्ज़ वजूद में दोनों कंट्रीज़ बनी हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उस वक़्त से लेकर आज तक हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा जिसमें हमें वो नुकसान पहुंचा सकता हो, और हमने कोई मौका नहीं छोड़ा जब तक कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो। अभी रिसेंटली ये जो इस अशरे में जो पूरे में 10 साल में हुआ, वो क्या हुआ कि इनको ये लग गया कि चूंकि चारों तरफ इनके अमन था और पाकिस्तान के गिर्द एक जंग मुसलत कर दी गई थी दहशतगर्दी की, तो उसमें मैं अक्सर इनके प्रोग्रामों में पूछा भी करता था कि दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान तो लड़ ही रहा है, हम तो हज़ारों लोग दे रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग में दुनिया के समंदर पार से 7 समंदर पार से 44 मुल्कों के सोल्जर हिस्सा ले रहे हैं। भारत वावेला के अलावा क्या कर रहा है? क्या एक भी सोल्जर वहाँ पे है उनका? मकसद यही था मेरा कहने का कि भारत वो सारे स्टेज करता था, वो ड्रामे करता था जिसके लिए इसको बढ़ोतरी मिले और पाकिस्तान पर ये एक तरह का जंग मुसल्लत रहे। अब यहाँ पर इनको एक साउथ एशिया इनके एक कॉन्फ्रेंस है, ये उनकी थी जॉन कैरी की, वहाँ पर भारत को 4 टास्क मिले इस इलाके में। एक तो ये था कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक पोजीशन थी और स्ट्रेटजिक पार्टनर बनना था, सही, और चाइना को हिमालय के उधर रखना था, सही। दूसरा ये था कि इस रास्ते को हम क्लीन कर देंगे, उन्होंने कहा रास्ते नरम हो जाएंगे और अफगानिस्तान से वेस्ट एशिया तक भारत जो है वो एक नंबरदारी का रूप करेगा। और सबसे ज़्यादा भारत की राल उस वक्त टपकी जब उन्हें यह बताया गया कि जी आप इस इलाके के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होंगे, दैट मीन्स पाकिस्तान आर्मी भी आपके कहने पे चलेगी। और चौथा ये था कि हम इसके बाद एक ऐसा सिस्टम याद करेंगे जिसमें आप हमारे नुमाइंदा के तौर पर रहेंगे। सही। अब उनको आगे होता क्या है? हुआ ये कि उन्होंने हिमालय के पार रोकना था, हमने चाइना ला के उनकी दहलीज पे बिठा दिया, श्रीलंका में बिठा दिया। उन्होंने तमाम मुल्कों को डोमिनेट किया हुआ था। आज बांग्लादेश देख लो, आज उनके गिर्द ईस्ट में देख लें भूटान तक, और नेपाल तो बिल्कुल अपनी एक जगह मांगने के लिए वो खड़े हो गए। उनका ख्याल था कि ये हमारे वो एक जनरल साहब आते, उनसे भी हमारी बहस हुआ करती थी कि अफगानिस्तान में आप, मैंने उनको कहता था कि देखो आपका अफगानिस्तान में है क्या? नेबर तो हम हैं, हम रिश्तेदार हैं, हम एक खून है, आपका वहाँ पे क्या है? मैंने ये लिखा था 10 जून 16 में, मैंने कहा था, उसका मैंने टाइटल ही रखा हुआ था, जहाँ ये रोजनामा नवाए वक्त में था मेरा आर्टिकल, उसका मैंने टाइटल रखा था दौड़ मोदी दौड़। ठीक है जी, मेरा मकसद था कि आप दौड़ लें, आपको हम अकेला करेंगे, तनहा करेंगे, जो आप नारे मारते हो ना पाकिस्तान को तनहा करने का। उसमें मैंने लिखा था कि अफगानिस्तान से भी हम इनको निकालेंगे। आज किसी टॉक में किसी जगह पर उनका नाम नहीं आता। मैंने ये लिखा था, ईरान से तुम निकलोगे, ये चाबहार जो बनाते फिर रहे हो और रास्ते बिछाते फिर रहे हो, वहाँ से भी हमने निकाला है उनको। उसके बाद नेपाल से हमारा राब्ता, बांग्लादेश से हमारा राब्ता, इजराइल, अब हमने इनको कंटेन किया और अभी भी इनको समझ नहीं आ रही इनके अपने अंदर क्या हो रहा है। कश्मीरियों के साथ कब तक जुल्म करेंगे? लाख के करीब उनकी शहादतें पहुंच चुकी हैं और इनके जितने आज तक आए हैं, ये देखें, अब उधर से नेपाल के साथ, नेपाल भी अपने हक मांग रहा है, ठीक है जी। उधर से इनके अपने अंदर जो है, आज सिखों के 100 से ज़्यादा, ये किसानों का जो 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं इनको बैठे हुए। इस दौरान जो अंदर से इसकी शिकस्त और रेत हो रही है, टूट फूट हो रही है, ये उस पर तवज्जो नहीं देता। भारत दुनिया का नंबर 1 है आबादी, गुर्बत की आबादी में, उस पर तवज्जो नहीं देगा। इसको ये बड़ा शौक है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर उस पर बड़ा भाई बना। हमें कहते हैं कि वो एक इनके डॉक्टर साहब थे, वो कहते थे कि जी बड़ा भाई होना चाहिए, बड़ा और छोटा। मैंने कहा 72 साल की उम्र में छोटा बड़ा नहीं होता, सब बुढ़े होते हैं, एक जैसे होते हैं। और मैंने कहा तुम एक बात मैं आज भी इंडिया वालों को ये कहता हूँ कि अपने दिल से, मन से ये इच्छा निकाल दो कि पाकिस्तान को डोमिनेट कर लोगे, हम कहीं से भी कुछ हो जाएगा, आपकी डोमिनेशन का भी कबूल नहीं करेंगे। एंड दैट्स व्हाई
इसी शौक में आपने अपने आप को तबाह करवा लिया है। अपने आप को, आपकी जो 7 रियासतें हैं, अरुणाचल प्रदेश देखें, अब मेघालय देखें, आसाम देखें, नागालैंड देखो, मिजोरम देखें, त्रिपुरा, ठीक है, आप जहाँ तक जाएं वहाँ पर इनकी क्या हालत है। इट्स ऑलमोस्ट ब्रोकन। और अंदर सुलगती हुई आग जो होती है, उनको अगर भड़काने वाले कोई हो, हम अभी तक अमन में हैं। हमने पहली बात आपको ये पहला सबूत ये दिया कि 12 साल आपने हमारे लोगों को मरवाया और आपने आग जलाए रखी अफगानिस्तान में, और हमें ही दहशतगर्द गिरदाना गया। अब इस 2 साल में से हमारी हुकूमत ने ये उल्टा कर दिया, भारत को बेनकाब कर दिया। अब लोगों को पता है, अभी जो बाइडेन के जो लेटेस्ट वो पॉलिसी है वो क्या आ रही है, उसमें दे डिमांड, ये जस्टिन क्या कर रहा है, दे डिमांड करके कश्मीर का अपना फैसला करो। और हम खुद कहते हैं कि फैसला करें हमारे साथ, लेकिन एट द सेम टाइम भारत को याद रखना चाहिए, इनको ये समझ नहीं आती कि 7 गुनी बड़ी आबादी, 7 गुना बड़ी आर्मी, 7 गुना बड़ी इकोनॉमी, और 73 साल में आप इतना फर्क हम पे नहीं डाल सके। 7 गुना बड़ा जब 7 गुना छोटा अपने आप को डिफेंड इस हद तक कर लेता है, ये उसकी बहुत बड़ी जीत होती है। ठीक है जी। और इनको समझना चाहिए। और अब जो लेटेस्ट कर रहे हैं फिजा डॉक्टर जी। ये जो अभी लेटेस्ट कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं कि जो अब आपकी बातें सुन के कर्नल शैलेंद्र बहुत परेशान हो गए। अफगान अमन मैं साहब कह रहा हूँ, ये खुद मोदी के खिलाफ होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब बात क्या है, मोदी के खिलाफ को बोल नहीं ना सकता, जिस बेचारे ने हिंदुस्तान में रहना ना, ये अपनी इनका तो मीडिया नहीं बोल सकता। अभी देखे, मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान में अब अमन लाना चाहते हैं। जो मायदे हो रहे हैं उनको सबोताज करने के लिए भारत सबसे आगे है। क्यों आगे है? सिर्फ इसलिए कि वहां पर ये चलना चाहिए कि पाकिस्तान की तरह आग लगनी चाहिए। एक चीज याद रखें, अफगानिस्तान में सिर्फ एक पहले हिंदू कुश है और कुछ नहीं आपका। हिंदू कुश एक पहाड़ का नाम है, बहुत सारे जो हिंदुओं के मरने के बना था, दूसरा न बनवा लेना। ठीक है कर्नल शैलेंद्र साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, बहुत सी बातें कर्नल फारूक ने आपके सामने रख दी हैं। क्या जवाब है आपके पास बतौर हिंदुस्तानी? जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपने शो में अपने विचार देने का मौका दिया है। 2-4 चीज़ों से स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे वो आई हैं। सबसे पहली बात, डॉक्टर फिजा साहब का बिल्कुल बढ़िया बयान है कि इतना पैसा हम किसी गोला बारूद या लड़ाई की चीज़ों के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। ये आपका सजेशन, ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है। हर कंट्री को ये ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगा कि ये जो भी हथियारों पर पैसा खर्च रहे हैं उसमें ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान इज़ नॉट आवर एनिमी, वी हैव अ बेटर एनिमी। सो हमें हमारे साइज़ के हिसाब से, हमारे एडवर्सरी के हिसाब से तैयार रहना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। साथ ही साथ पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि यस, जिस भी दिन ज़रूरत पड़ेगी चाइना के खिलाफ, आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ देने के लिए इंडिया खड़ा होगा, ये आप देखेंगे। जहाँ तक आपने एक अच्छी बात करी कि जुल्म और सितम बहुत हो रहे हैं, अगर दोनों डीजीएमओ साहब मिलकर एक सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, अगर कोविड शील्ड हम आपके साथ शेयर करते हैं, और अगर इन्हीं को जुल्म सितम कहना चाहिए, तो भगवान करे इस तरह के जुल्म सितम और हो, और अच्छे हो, बढ़ चढ़ कर हो। आपने कहा कि 32 लाख लोगों को जाली तौर पर JNK में वो रजिस्टर कर दिया। कृपया कर वो रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो आपके यहाँ नीचे ज़रूर चलाइएगा। मैं भी अप्लाई कर दिखाऊंगा, आप भी अप्लाई कर देखिएगा कि क्या उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो भी पा रहा है कि नहीं, क्योंकि इस तरह की अफवाहें उड़ाना आपका हक है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह का कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि अगर हो रहा होता तो कम से कम मुझे ज़रूर पता होता।
मैं आपको सिर्फ यही कह पाऊँ। कर्नल साहब ये तो मुझे बड़ा दुख हुआ जान के कि आप लोग सच्चाई को ऐसे डिनाई कर देते हैं। आप लोग कह देते हैं कि अफवाह रूमर उड़ा दी गई, पाकिस्तान ने झूठ बोल दिया। भाई हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आप तो इंटरनेशनली आप लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोग पूरी दुनिया आलमी सतह पर कश्मीर में जो हो रहा है, मैंने कहीं आपको इंटरफेरेंस नहीं किया। सिखों के साथ जो आप कर रहे हैं वहाँ पे तो पड़ेगी, मैं सिखों पर भी आ जाऊंगा, आप मत चिंता करिए। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे एतराज है कर्नल साहब कि आपने कहा अफवाहें। एक मिनट ठहरे, कर्नल साहब मेरे सवाल का जरा जवाब दें। जो बात सबको नजर आ रही है, साफ है, सामने है, आप उसको अफवाह कह रहे हैं, रूमर कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, कैसे? नहीं, मैंने तो झूठ कहा ही नहीं। अफवाह क्या होता है, रूमर क्या होता है? अफवाह किसे कहते हैं? अफवाह किसे कहते हैं? झूठी बात होती है ना, ऐसे कह दिया, हवा में तीर चला दिया, झूठ किसी के बारे में कह दिया। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन झूठ एंड अफवाह। लकीली मेरी डॉक्टरेट मुझे अब मिल गई है, तो मैं भी अच्छा, अफवाह का क्या, मेरी बात है, अफवाह का मतलब क्या है? यानी आप सच्चाई को डिनाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफवाहें फैलाता है आप लोगों के बारे में। पूरी दुनिया इस टाइम पे भारत में जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया पर आवाज उठाने पर आ गई है। कहा एक कर्नल फारूक साहब ने कहा कि ये ड्रामा पिछले 75 साल से चल रहा है कि हम हर जगह हर चीजें करते हैं। अगर उन 96,000 सोल्जर्स को छोड़ना ड्रामा था, क्या गलत कहा? कारगिल वॉर में आपके लोगों को छोड़ना ड्रामा था। मैं चाहूंगा इंडिया इस तरह कारगिल वॉर में कह रहे थे आपके लोगों को छोड़ना ड्रामा, जिससे कि को और आपके लोगों को उन सैनिकों की इज्जत करना आए कि यस, जिनको आप कभी ओन अप नहीं कर रहे थे। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। जहां तक आपने बोला कि पूरे वर्ल्ड में हमारा जो काम हम करते नहीं है, आपको वैसे बता दूं, ये रिकॉर्ड पर है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का मैक्सिमम जत्था वो इंडियन आर्मी से जाता है। अगर आप फारूक साहब को नहीं पता होगा तो ये वो जरा चेक भी कर सकते हैं। आपने एक और अच्छी बात करी कि आप देख लें कि परफॉर्मेंस किसकी दुनिया में किसकी पीस कीपिंग परफॉर्मेंस। इफ यू आर अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर, कीप क्वाइट। आई डिडंट इंटरफेयर, यू आल्सो बेटर नॉट इंटरफेयर। Learn how to debate. Oh, you said कि आप पूछ लें। मैंने इसलिए कहा है भाई, इसलिए कहा है। Be a man to face it. आपने खुद ही तो कहा कि आप कर्नल फारूक से पूछ लें। This is not the correct. I am asking you to check it. That's all. And if you start interfering like this, then you don't deserve to be on the show. ये डॉक्टर फिजा का शो है, बात करने की आपको इजाजत है तो मुझे भी इजाजत है। मैंने आपकी बात सुनी है, आपको भी सुननी पड़ेगी। एक मिनट, आप मेरे शो में कितनी बार आ चुके हैं? कभी आपकी आवाज को म्यूट किया गया, आपकी आवाज को दबाया गया, मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ। मैंने तो आपको बोला ही नहीं है। हमारे शो की खूबसूरती है कि हम पूरी बात सुनाते हैं, आपकी भी और हमारी भी। डॉक्टर देखो बात सुनिए, डिबेट कहते हैं कि आप भी बात करें, आप भी बात करें, अपने अपने आगे नहीं मुंह पे कह रहे हैं कि ये एक डिबेट। अच्छा, अब आपकी इजाजत से मैंने आपके कर्नल साहब एक मिनट, थोड़ा सा कर्नल साहब होश के नाखून ने, एक कर्नल साहब एक मिनट कूल डाउन। कर्नल साहब एक मिनट जरा तहम्मुल रखें, ठंडे हो जाएं। आप कह रहे हैं कि इनको मतलब तमीज या किस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं, प्लीज जरा ख्याल रखें। आपका बांग्लादेश से रिलेटेड आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि एक प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है। इससे और ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपके जो बड़े अच्छे नेपाल से रिलेटेड कमेंट है, ये आपको भी पता है कि वहां एक वो हिंदू गवर्नमेंट है जिसका हमारे साथ 10,000 साल का नाता है। छोटे मोटे ऊंच नीच आना कोई बड़ी बात नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अच्छा कर्नल फारूक आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि आपने सारी चीजें जो इक्विपमेंट है ना, मेरी बात सुने। आपके बोलने के दौरान अगर मैं नहीं बोलता हूं तो आपको सीखना चाहिए, इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि अगर मैं बहुत अच्छी तरह सीखता हूं भाई। नहीं, आपसे क्या सीखना है हमने? बात सुनो, आपसे क्या सीखना है हमने? पाकिस्तान का आर्मी रूल नहीं है। आपसे तो जो सीखना ये है कि फाउल लैंग्वेज सीख अच्छे से समझा। और क्या सीखना? यू आर नॉट द डिक्टेटर, यू आर नॉट द डिक्टेटर हियर ऑन द शो। यू आर फेसिंग अ इंडियन आर्मी कर्नल। Learn to listen. I have to listen. Listen, my dear. बात सुने, मैंने कौन सी बात गलत बताई है वो बताएं। आप ये मत सोचिएगा कि आप साहब कहने लायक हो गए। आपको मालूम है
कि आप एक डिबेट के अंदर जब दूसरे स्पीकर के बीच में बोलते हैं तो इसे बदतमीजी कहा जाता है। आप इसी पर तकरीर करते हैं, बदतमीजी किए जा रहे हो, उस वक्त से करके किए जा रहे हो। डिक्टेटरशिप की आपको मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब मेरे जो मैंने कहा था एक एक का जवाब करके मुझे डिनाई करना था, ये होता है डिबेट का तरीका। ये नहीं होता कि तकरीर शुरू कर दो, एक बात का जवाब नहीं दे सकते। आप तो एक सांस में बोले चले जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज़ एक एक चीज का जवाब देते जाए, मैं चुप हूँ। I have to put him at his right place. इसको लग रहा है कि ये पाकिस्तान है और ये अपनी डिक्टेटरशिप में बोलता चला जाएगा। नहीं बोल पाएंगे आप मेरे से ज्यादा तेज नहीं। चलिए लोगों को सुनने दें, लोगों को पता चले। भाई एक एक बात का मेरी का जवाब करके मुझे गलत समझे। जो मैंने कहा है उसको एक एक करके गलत कहें। आप कहाँ से शुरू हुए? ताकि फिजा इनको कहें कि एक एक मैंने जो कहा गलत साबित कर उनके पास होगा जवाब तो देंगे ना। सुनने की यहीं से पता चलता, सुनने दे, मैं खुद इसलिए खामोश हूँ कि नाज़रीन को सुनने दे कि ये है भारत के इंटाइट हमारे में सुनाने की बहुत ज्यादा ताकत है। ये बात आप समझ लीजिए। आप वो जो 7 टाइम्स काउंट कर रहे हैं, ताकत होती सुनना। कर्नल साहब आपकी थोड़ी सलाह कर दूं। आप बात कर रहे हैं, आप उस बाइडेन का वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे। कर्नल साहब आपका माइक ऑफ करवा दो, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप बाकियों को नहीं बोलने देंगे, ये सोलो शो नहीं है आपके साथ। 1 मिनट प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त दें। Did I interfere? Then आपको पता है कि आपने क्या बोला है अभी? आप ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा यूट्यूब पे। आपको पता नहीं कि आपने क्या बोला। जो मैंने पूछा उसके अलावा आपने सब बोला। जो मैंने सवाल पूछा उसके जवाब के अलावा आपने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। सिर्फ उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा। मैंने तो आपको बताया है कि जवाब तो मैं आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने अपनी कहानी शुरू कर दी। आपने पाकिस्तानी जो ये एनालिस्ट है कर्नल फारूक, उन पे चढ़ाई शुरू कर दी और एक सांस में आप बोलते चले गए। और कुछ इतनी फनी बात है कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकी। अगर आप मुझे सुनने के लिए अच्छा नहीं, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। चलिए फिर 1 मिनट खामोश हो जाएगा ना साहब, 1 मिनट। फिजा ये पाकिस्तान है, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कर्नल साहब दूसरे को भी तो सुनने का हौसला रखे ना। कर्नल साहब चलिए बाकियों को टाइम दे दें, मेरे पास आखिरी 10 मिनट रह गए हैं। इतना सुनना भी पड़ेगा, सिर्फ सुनाना आपका हक नहीं है। 22-23 मिनट हो गए प्रोग्राम को, आप बोले चले जा रहे। 22 मिनट में 12 मिनट तो आप ही बोले हो। अच्छा ठीक है, सुन लिया, आपको सुन लिया। 3 लोग आपको सुन लिया। मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला है। मुझे आप बोले लेकिन सही बात बोले ना, इन्फॉर्मेशन दे, कोई सच बोले, सवाल का जवाब दे। मैं सच बोल रहा हूँ ना कि आप डिक्टेटर नहीं है। यू कैन नॉट बी द डिक्टेटर। अगर आपने मुझे 7 मिनट सुनाया है और आपने खुद ही बोला है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो फिर किया क्या जाए? अब आपको सुननी भी पड़ेगी, बड़ी सीधी बात है। चलो सुन ली भाई, जी कर्नल फारूक आप इन्हें जरा ठंडा करें। मेरा काम बदतमीजी को रेसिप्रोकेट करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इन्हें तहजीब होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो बीच में तहजीब। मेरी बात सुनिए, अब मेरे ख्याल से नाजरीन अब डिसाइड करेंगे कि तहजीब किसको ज्यादा है। नाजरीन डिसाइड करेंगे। उन्होंने आपको भी सुन लिया, पिछले 10 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं। नईमा क्या कहेंगी आप? अब मुझे बताएं नईमा, आप भी सुन रही हैं, आप एक तज्जियाकार हैं, आप एक एनालिस्ट हैं, बड़ी अच्छी आप गुफ्तगू करती हैं हमेशा। अब आप जरा न्यूट्रल होकर बता दें कि कर्नल फारूक ने ऐसा क्या कह दिया था जो इतना बुरा लग गया कर्नल शैलेंद्र को कि वो बोलते चले गए सोचे समझे बगैर। डॉक्टर फिजा, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने कर्नल शैलेंद्र की बात ही नहीं सुनी, इसलिए कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द माइक। आई कुडंट लिसन इवन अ सिंगल वर्ड, क्योंकि मुझे पता है कि जो कर्नल साहब वहाँ इंडिया से बोलेंगे, हालांकि जो ये फौजी होते हैं बोलने में तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें काफ़ी इसका बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस है अपने कश्मीर में कि जो कार्रवाइयाँ वहाँ होती है। लेकिन जब ये बात करते हैं और बहुत ही संजीदगी से बात करते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं इन्होंने क्या बात किस तरह कह दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नहीं सुनी और मैं इनका जवाब नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ। नहीं, मैंने बिल्कुल सच बोले कि मैंने बात ही नहीं सुनी। बिल्कुल। तो असल में देखिए बात ये है डॉक्टर फिजा, क्योंकि शायद आपको अंदाजा था कि बात वो कोई सच्ची बात करेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी साहब और अपने जो उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनकी सेना उस पर पर्दे डालेंगे।
जब जवाब वो तो नहीं होते तो आजकल जो एक बना है, वहाँ पे एक ट्रेंड चला है इंडियन मीडिया का, खास तौर से एक दो चैनल्स को छोड़ के, और जो फिर वहाँ पे जो लोग बोलने आते हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं, वो चाहे डिफेंस एनालिस्ट हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, वो एक तरह का ही वो रटे हुए जुमले हैं, वही कहते हैं कि हमने ये किया, उसने ये किया। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे डिबेट्स ये बात तो ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि बीजेपी का पेड मीडिया है, वो पेड मीडिया। आपने वो देखे कि अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुई थी कि मतलब किस तरह एंकर्स और ये तमाम जो चैनल्स वाले उनके किस तरह क्या चल रहा है वहाँ पे, अब तो बातें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। तो उसी को तो बोलते हैं, वहाँ पे तो इसका एक टर्म दिया गया है जो रवीश कुमार ने कश्मीर में किसी सहाफी को जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कभी भेजा भी जाएगा तो उन लोगों को भेजा जाएगा जो झूठ बोलेंगे, अपने कलम से झूठ लिखेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में कि कश्मीर में सब अच्छा है। नहीं, देखिए ना डॉक्टर फिजा, वहाँ पे इसको लैप मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया। जो कुछ आप बोलेंगे वहाँ पे, जो कुछ उनको कहा जा रहा है वो बोलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि डिबेट्स का मकसद क्या होता है? डिबेट्स का मकसद ये होता है कि आप एक राय बनाते हैं, अवाम को बेदार करते हैं, उनको बताते हैं कि असल हकीकत क्या है, और अगर हमारे दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो हमारी लीडरशिप होती है, वो इस पे सोच विचार करें, इनको इन प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद करें और दोनों मतलब मिलजुल के इन मसाइल को हल करें। लेकिन होता क्या है कि हम वो कर्नल शैलेंद्र जी, दूसरे जो कर्नल खान साहब है आपके, ये फारूक साहब, उनको इल्ज़ाम देंगे, वो इनको इल्ज़ाम देंगे। तो इस तरह से हम कोई सर्विस नहीं करते हैं। मीडिया वाले जो होते हैं वो आईना होते हैं अपनी सोसाइटी का, उनको एक आईना दिखाना होता है अपने पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है, ताकि सही समत में मुल्क की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है, वो चले। लेकिन यहाँ तो हम उल्टा कर रहे हैं, हम तो इतना उनको प्रवोक करते हैं अपनी गवर्नमेंट्स को कि हमने तो उनको जंग के दहाने पे भी लाया। आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया में जो पुलवामा हो गया, पुलवामा के बाद मीडिया का ऐसा हाइप और ऐसा प्रोवोकेशन कि दोनों मुल्क जंग के दहाने पे पहुंच गए। तो ये आज का मीडिया बन गया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोग अगर इस तरह से डिबेट्स करने लगेंगे, इस तरह से चैनल्स पे आके बैठेंगे, तो मुझे नहीं लगता हम कोई सर्विस कर रहे हैं, हम कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में जो हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब हो और एक दूसरे के बीच में ज़्यादा तलखी पैदा हो। बल्कि हमें तो तारीफ करनी चाहिए कि अगर अभी रिसेंटली सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, इसके बाद अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए कि दोनों मुल्क कैसे आगे चलेंगे, कहाँ पे उनको मिलना चाहिए, कहाँ किस तरह से इन मसाइल को हल करना चाहिए। बजाय इसके तो हम वही जो बीजेपी की एक सेट पॉलिसी है, एक सेट एजेंडा है कि आप प्रवोक कर लो, वोट हासिल कर लो, इधर से मारो, उधर से अकलियतों को खत्म करो, इस तरह की पॉलिसी जो है इस बल्कि नईमा मैं ऐड करना चाहूंगी अफसोस के साथ कि वहाँ पे जितना माइनॉरिटीज पे जुल्म किया जाता है उतना इनका वोट बैंक बढ़ता है। मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ पे किस माइंडसेट के लोग हैं जो माइनॉरिटीज पे जुल्म देख के बीजेपी माइनॉरिटीज ही नहीं, आपने देखा होगा कल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पे लोगों ने हमला किया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी टांग तोड़ी गई, इसलिए कि वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं स्टेट इलेक्शन, अब इतना मतलब वायलेंस हो रहा है। अब आप उसी मुल्क को देखिए जहाँ पे इलेक्शन आज तक हो रहे थे, इतना तशद्दुद नहीं होता था, इतनी जोर जबरदस्ती नहीं होती थी, इस तरह वोट हासिल करने की पॉलिसी नहीं चलाई जाती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम किस दहाने पे पहुंच गए हैं। ना तो एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं एक दूसरे मुल्कों के, और ना अंदर से लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकते हैं, और जितना ज्यादा है अकलियतों पे जुल्म करो, कश्मीर पे जुल्म करो और दूसरी औरतों पे जुल्म करो। औरत को आप देखिए, वो बेचारी सेफ है इस वक्त, वहाँ पे इतने सारे रेप्स हो रहे हैं वहाँ पे। हर आप यूपी में देखिए क्या सूरत हाल है, किस तरह की औरतें वहाँ पे, फिर उनके घर वालों को मारा जाता है। तो इस पे अफसोस करना चाहिए और इस पे हमें कम से कम अफसोस करके को बताना चाहिए कि अगर आपको अफसोस तो कर लेना बहुत अच्छी बात नहीं तो ठीक।
फिर आप छोड़ दें। कुछ नहीं तो चले अफसोस तो कर लेना, ये तो माने कि जुल्म हो रहा है, ये तो माने कि जुल्म हो रहा है, ये तो देखिए कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है, लेकिन वहाँ पे जो मजलूम है उसको बुरा कहा जाता है, जालिम पे पर्दे डाले जाते हैं। जी कर्नल फारूक, आपका लास्ट कमेंट। जी मैं गुजारिश कर्नल शरीफ साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। नहीं अंकल, ये मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं होता किसी को भी नाराज़ करना। मैं चाहता हूँ कि जो मैं इंटरनेशनल, जो मैं स्ट्रेटजिक बातें जो मैंने बताई हैं उनका एक एक का जवाब आता तो मुझे खुशी होती, बजाय इसके कि बंदा और शुरू कर दे। मैं सिर्फ अब कर्नल साहब से ये पूछना चाहूँगा टू दी पॉइंट कि बाकी हम छोड़ देते हैं, बाकी हथियार जितने भी हम बाहर लगे हैं हमारे या आपके छोड़ दें डिस्कशन को। आप कहते हैं कि आपने सारी ताकत इकट्ठी की है चाइना के लिए या किसी और के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, और आप हमारे साथ होंगे चाइना के खिलाफ भी। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जो आपने 5000 टैंक इकट्ठे किए हुए हैं लेटेस्ट, वो हिमालय पे चढ़ाएंगे या बहरे हिंद में उतार सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं और हमें उसके लिए फिर आप अब एक स्ट्रेटजी निकालते हैं, कोल्ड वार स्ट्रेटजी। हमें उसके लिए अगर हम मिसाइल ना तैयार करें तो क्या करें? ठीक मेरी सिर्फ एक फोकस अब मैंने एक कर दिया, इसका जवाब दे दें कि ये टैंक आपने कहाँ ले जाने हैं, किसके लिए, एंड व्हाई शुड नॉट आई प्रिपेयर फॉर इट, प्लीज। जी कर्नल साहब मैं बोल पाऊं? ओह वेरी गुड, वेरी नाइस, क्योंकि अब आपका स्पेसिफिक सवाल है, आपसे ही सवाल पूछा उन्होंने जी आपसे जी सवाल जी। पूछा। उससे पहले अगर आप इजाजत दे तो वो नईमा जी का एक छोटा सा कमेंट था कि उनको काफी बिल्कुल, बिटरनेस अब आपका लास्ट कमेंट है, है। उसके बाद मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी अब आपका ही टाइम है, बस बोलिए। मुझे एग्जैक्ट 1 मिनट ही दीजिए, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होगा। जी अगर मैंने ठीक है जी। और मेरी फौज ने, मेरे देश ने कश्मीर में जो भी काम किया है, अगर बाढ़ के समय जो काम किया है, लोगों की जान बचाने में जो काम किया है, उसकी तारीफ की मेरे को कोई जरूरत नहीं है आपसे। मैं आपको बोलता हूं, मेरे कश्मीर में, मेरे देश में अगर किसी लड़की का कहीं रेप होता है, शर्मनाक बात है मेरे लिए, मेरे देश। तो याद ही होगा आपने ओहो देखिए फिर वही दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्टेड। आपने जब बोला तब आपको ने मेरे को सुनाया, मैंने सुना, अब सुनना तो चल पड़ेगा ना। मैंने करती रहेंगी। आपका रटने का जो टेबल है वो तो वो 2 दूनी 4 ही रहेगा, आप उसके अलावा तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ बिटरनेस दिखती है। सब आपके लास्ट कमेंट में अपनी लड़ाई में बच जाएगा। 1 मिनट खत्म हो गया, आपने कर्नल साहब का सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। ये जो कोल्ड स्टार्ट वाली जो सवाल का जवाब दे रहे हैं, लड़ाई में टाइम वेस्ट न करें, मेरे पास आखिरी मिनट है। उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये जो टैंक से रिलेटेड आपने बात करी है, ये बिल्कुल ठीक बात करी है कि हमें हमारा ज्यादा पोर्शन टैंक पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमें मालूम है कि ये वो शैतान बच्चा है, ये वो अनकंट्रोल्ड बच्चा है जो चाइना के कहने से कुछ भी कर बैठेगा। इस बार जो हमारा लेह में उनके साथ जो प्रॉब्लम चला, उस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टैंड लिया और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं किया। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी है, शैतान तो आपकी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो है। ये सवाल था, अमित शाह गांधी को मार दिया था, बिल्कुल, ये सारे महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया था। ये सवाल उन्होंने मेरे से शैतान बच्चा। लुक एट इट, आपको भी मालूम है, नहीं आपको भी मालूम है। प्लीज यार, तमीज सीखो प्लीज। आप मेरे मुल्क को शैतान बोलेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको शैतान बच्चा कह रहे हो? ये जो सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नहीं, तमीज अभी सिखाते हैं। पहले आप पूरे 12 मिनट, उसके बाद अब आप इस तरह के अल्फाज बोलेंगे तो मेरे ख्याल से अपना इमेज कितना खराब होगा। लोग कहते हैं 7000 साल से जूते खाते आ रहे हैं और अब पाकिस्तान को कहते हैं जूते खाता आ रहा है। शैतान बच्चा है। तेरे को मालूम है कारगिल में जूते किसने खाए, बांग्लादेश में जूते किसने खाए, बालाकोट में जूते किसने खाए? तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल पाक भर टाकरा में इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।